अभी हम देखेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत बीयर-लैम्बर्ट लॉ। जो बीयर-लैम्बर्ट लॉ होता है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे इंपॉर्टेंट नियम माना जाता है। नेक्स्ट है अपना टॉपिक बीयर-लैम्बर्ट लॉ। ये बीयर-लैम्बर्ट लॉ, इसको मैंने कंबाइंड या जॉइंट रूप से लिखा है। बीयर का एक अलग नियम है, लैम्बर्ट का अलग नियम है, और दोनों को मिलाकर हम कहते हैं बीयर-लैम्बर्ट का नियम, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत किसी भी कार्बनिक यौगिक के द्वारा अवशोषित होने वाली प्रकाश की मात्रा की जानकारी देता है। इसका मतलब है कि वह यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत अवशोषणांक का मतलब होता है अवशोषित होने वाले प्रकाश की मात्रा। तो उस प्रकाश की मात्रा या अवशोषणांक के बारे में जानकारी देता है कौन? बीयर-लैम्बर्ट का लॉ। इसके अंदर दो नियम आते हैं, एक आता है लैम्बर्ट लॉ, एक आता है बीयर लॉ। तो पहले मैं बात करती हूँ लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है? देखो, कोई भी कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिक के अंदर से लाइट गुजारी जाती है। ये लाइट जो इंसिडेंट है और ये लाइट जो ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी कार्बनिक विलीन या सॉल्यूशन भरा हुआ है। लाइट कौन सी है? ये यूवी विजिबल लाइट है, ठीक है। और विलियन कैसा है? एक समांगी विलियन है, समांगी विलियन है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को या एक वर्णीय प्रकाश को किसी समांगी विलियन में से गुजारा जाता है, किसी समांगी विलियन में से गुजारा जाता है, तो उस पदार्थ के द्वारा अवशोषित होने वाली प्रकाश की मात्रा, उसके द्वारा अवशोषित होने वाली जो प्रकाश की मात्रा होगा या जो अवशोषणांक होता है, इसको अवशोषणांक मैं ए से शो कर रही हूँ, ठीक है। तो अवशोषित होने वाली प्रकाश की मात्रा या अवशोषणांक जो है वो उस किरण या विकिरण के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई के समानुपाती होती है। तय की गई पथ की लंबाई, मान लो तय की गई पथ की लंबाई l है, तो ये किसके समानुपाती होती है? l के समानुपाती होती है। इसे हम कहते हैं लैम्बर्ट का नियम, ठीक है। तो ये a क्या है? ये a है अवशोषणांक। अवशोषणांक का मतलब क्या है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ I0 IT log I0 IT। I0 का मतलब है जो किरण क्या कर रही है, आपतित हो रही है, और IT का मतलब है जो किरण इमिट हो रही है या जो ट्रांसमिट हो रही है, पारगमित हो रही है। तो इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? अवशोषणांक कहलाता है। और जब किसी भी होमोजीनियस विलियन के अंदर से मोनोक्रोमेटिक लाइट को गुजारा जाता है, तो उसके द्वारा अवशोषित होने वाली प्रकाश की मात्रा या अवशोषणांक है, उसका मान विकिरण के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई के समानुपाती होता है। तो ये नियम कहलाता है लैम्बर्ट का नियम। क्लियर? इसी तरह से दूसरा आता है आपका बीयर लॉ। बीयर लॉ क्या कहलाता है? बीयर लॉ का मतलब ये है कि जब किसी भी मोनोक्रोमेटिक या एक वर्णीय प्रकाश को किसी भी समांगी विलीन में से गुजारा जाता है, तो उसके द्वारा अवशोषित होने वाली प्रकाश की मात्रा या अवशोषणांक का मान न केवल पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, बल्कि विलियन की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। अतः अवशोषणांक का मान जो है वो किसके पास समानुपाती होगा? विलियन की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ये कहलाता है आपके बीयर का नियम कहलाता है। अब दोनों नियम को, एक और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों नियम को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ A समानुपाती C और L। मतलब अवशोषणांक किसके समानुपाती है? सांद्रता के और पथ की लंबाई के। अगर ये मैं प्रोपोर्शनल जो प्रोपोर्शनल साइन है समानुपाती स्थिरांक है, उसको मैं हटा दूं और बराबर लिखूं, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक स्थिरांक आएगा जिसका नाम है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, उसके बाद में C, उसके बाद में ये L, ठीक है। इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ log I0 IT। क्लियर? I0 IT अनुपात क्या है? ये भी अवशोषणांक को शो करता है। तो इस तरह से ये क्या बना आपके? ये जो नियम है, इस नियम को हम कहते हैं बीयर और लैम्बर्ट का नियम। दोनों को कंबाइंड रूप से, संयोजित रूप से मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं बीयर-लैम्बर्ट लॉ कहा जाता है। अब इसके अंदर A क्या है? A है अवशोषणांक, अवशोषित होने वाले प्रकाश की मात्रा, अवशोषणांक, ठीक है। उसके बाद में L क्या है? L है आपके पथ की लंबाई, किसके? प्रकाश की विकिरण के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। C क्या है? C है यहाँ पे सांद्रता, C है आपकी सांद्रता। उसके बाद में I0 क्या है? I0 है आपतित विकिरण, जो विकिरण आपतित हो रही है वह विकिरण। IT क्या है? IT है पारगमित विकिरण, जो ट्रांसमिट हो रही है उस विकिरण का नाम है पारगमित। अब ये एप्सिलम, ये जो साइन में लिखा है इस तरह से E के जैसा, ये क्या है? एप्सिलम इसको कहते हैं। और ये क्या है? ये है मोलर एब्जॉर्बिविटी
कोफिशिएंट, जिसे हम कह सकते हैं मोलर अवशोषण गुणांक। क्या कहते हैं? मोलर अवशोषण गुणांक इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका नियम, कौन सा? बीयर लैम्बर्ट का नियम कहलाता है। किसके अंदर? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत। ये तो इसका पहला हो गया, एक तरह से पहला टॉपिक। अब इसमें दूसरा टॉपिक है आपके इंटरप्रिटेशन ऑफ या इंटरप्रिटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा, या उसे कह सकते हैं एनालिसिस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा। ये क्या होता है? ये हमें देखना है कि किस प्रकार से यूवी स्पेक्ट्रा हम ज्ञात करते हैं। जैसे कि देखो, जो भी यूवी स्पेक्ट्रा है या जो भी यूवी लाइट एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल, वो स्पेक्ट्रा देगा, तो हम उसको कहाँ से निकालें? तो एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके आधार पर यूवी स्पेक्ट्रा ज्ञात किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसको कहा जाता है। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम क्या करते हैं? यूवी स्पेक्ट्रा ज्ञात करते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर क्या होता है? जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसके अंदर सोर्स होता है, सोर्स या स्रोत होता है। उसके अंदर क्या होता है? वहां से मिलती है हमें यूवी लाइट। सोर्स के रूप में क्या होता है? यहाँ पे सोर्स के रूप में होता है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, डिस्चार्ज लैंप, या फिर होता है टंगस्टन का फिलामेंट। ये आपके सोर्स होता है। इसका मतलब है कि यहाँ से हमें क्या मिलेगी? यूवी लाइट की प्राप्ति होती है। तो जहाँ से यूवी लाइट की प्राप्ति होगी वो यूवी लाइट का सोर्स हो गया। तो यूवी लाइट के सोर्स देखो यार, एक तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप, ये भी है। दूसरा टंगस्टन फिलामेंट, ये भी यूवी लाइट का सोर्स है। तो यूवी लाइट के अंदर क्या होगा? जो भी यूवी लाइट हमें सोर्स से मिलेगी वो यूवी लाइट क्या करेगी? तो यूवी लाइट को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हम जब यूवी लाइट आएगी तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे दो कांच की क्यूवेट बनी हुई होगी। वहाँ पे कांच की दो क्यूवेट होती है इस तरह से। अब इस क्यूवेट के अंदर क्या होगा? इस क्यूवेट के अंदर से ये लाइट निकलती है। इसमें व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होती है कि एक जो क्यूवेट होती है, इस क्यूवेट के अंदर हम भरते हैं कौन सा विलियन? बिल्कुल पारदर्शी विलियन भरते हैं, जिसे हम कहते हैं रेफरेंस सॉल्यूशन, जिसे हम रेफरेंस विलियन कहा जाता है। और इसमें हम मोस्टली वाटर भरते हैं। दूसरी जो होती है, दूसरे के अंदर भरा हुआ रहता है सैंपल सॉल्यूशन। जो सैंपल जिसका हमें क्या करना है, जिसका हमें यूवी स्पेक्ट्रा ज्ञात करना है, उसको हम भरते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसे सैंपल सॉल्यूशन कहा जाता है। जब भी यूवी लाइट क्या करेगी? यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से निकलती है, टकराएगी, तो अब क्या देखो, दोनों को एक साथ नहीं लेना है। एक बार इसको लेंगे, सैंपल को पहले लेंगे, रेफरेंस को, फिर लेंगे सैंपल को। तो सबसे पहले क्या किया मैंने? सैंपल की क्यूवेट रख ली, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। और जैसे इसको ऑन किया, वहां से जो सोर्स था वहां से लाइट आई, और ये लाइट क्या करेगी? यहाँ से गुजरेगी। तो जो लाइट हमें प्राप्त हुई I0 थी, अब वहां से निकलकर IT हो गई। तो I0 की जो वेवलेंथ थी, जो अभी है, वो गुजरने के बाद भी रहती हैं। इसका मतलब है कि उसकी तीव्रता के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जो I0 या हम कह सकते हैं जो लाइट यहाँ से गुजरी है, उस लाइट की इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता यहाँ पर परिवर्तित नहीं होती है, कोई चेंज नहीं होगा जब रेफरेंस सॉल्यूशन हमने लिया है। अब रेफरेंस सॉल्यूशन को बाहर निकालेंगे और सैंपल की क्यूवेट वहाँ पे रख देंगे। अब वापस से हम यूवी लाइट को वहाँ से गुजारते हैं। जो वापस यूवी लाइट गुजरेगी, तो जो लाइट यहाँ पे आपतित हुई, उसके बाद में वो पारगमित होकर बाहर आई। तो जो लाइट बाहर आती है, जिसे हम कहते हैं IT या पारगमित लाइट, उसकी तीव्रता बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? तीव्रता, इंटेंसिटी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि जो सैंपल सॉल्यूशन था उसने क्या किया? जो यूवी लाइट था उस यूवी लाइट को अवशोषित कर दिया। तो यूवी लाइट के अवशोषण की मात्रा क्या कहलाती है? अवशोषणांक कहलाती है। और अवशोषणांक के कारण क्या होगा? इसकी तीव्रता के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? जो रेफरेंस सॉल्यूशन जो था उसके अंदर से जो लाइट निकली थी उसकी तीव्रता, और सैंपल के अंदर जो लाइट निकली उसकी तीव्रता, दोनों की कंपेयर की जाती है। जैसे मान लो ये आपके रेफरेंस वाली और ये आपके T जो है आपके सैंपल वाली है। अब इन दोनों की कंपेयर की जाती है, और इन दोनों की जो कंपेयर, दोनों का जो अनुपात है वो मात्रा देता है, किसका? अवशोषणांक की मात्रा देता है। अब ये क्या करेंगे? एक तरह का प्रैक्टिकल है, आप प्रायोगिक रूप से देखना। अब हमें अवशोषणांक की मात्रा मिल गई।
एक वेवलेंथ पे हमने ज्ञात कर ली, अब दूसरे वेवलेंथ पे ज्ञात करेंगे, तीसरे वेवलेंथ पे ज्ञात करेंगे। इस तरह से अलग अलग वेवलेंथ पे लैम्ब्डा की अलग अलग वैल्यू पे हम क्या करेंगे, अवशोषणांक की मात्रा को ज्ञात करेंगे। जब अलग अलग वैल्यू लेते हैं तरंग दैर्ध्य की और अलग अलग अवशोषणांक की मात्रा ज्ञात करते हैं तो इस प्रकार से एक कर्व, एक ग्राफ हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है कि अलग अलग मान इसके प्राप्त होंगे। तो ये जो आपका ग्राफ बना है उसे हम कहते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा किससे प्राप्त होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण से प्राप्त होंगे। मैंने आपको बताया था ब्रॉड होते हैं, तो ये देखो ये बिल्कुल ब्रॉड होते हैं। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये किसका मान है, लैम्ब्डा या तरंग दैर्ध्य का मान है और ये अवशोषणांक का मान है। तो अब आपको अगर पूछे कि लैम्ब्डा मैक्स क्या होता है, यहाँ पे मिलता है आपको लैम्ब्डा मैक्स। क्लियर, लैम्ब्डा मैक्स या तरंग दैर्ध्य उच्च मान क्या होता है। तो अब देखो तरंग दैर्ध्य का वह मान, तरंग दैर्ध्य का या वेवलेंथ का वह मान जिस पर उच्चतम अवशोषण प्राप्त होता है या जिस पर अवशोषणांक का मान उच्चतम होता है, मैक्सिमम होता है, उसे हम क्या कहेंगे, लैम्ब्डा मैक्स कहते हैं। तो देखो तरंग दैर्ध्य का वह मान जिस पर क्या हो रहा है, अवशोषणांक का मान सबसे अधिक प्राप्त हो रहा है, उस मान को हम कहते हैं लैम्ब्डा मैक्स कहा जाता है। ठीक है, उच्च तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। और ई मैक्स क्या होता है, ई मैक्स का मतलब होता है, देखो ई मैक्स हर किसी भी कारणिक यौगिक का फिक्स रहता है। क्लियर, तो अब वह कोई भी यौगिक जो है उसके ई के ऊपर जो उसका ई मान है, एप्सिलॉन जो मान है, इस पर जब लैम्ब्डा मैक्स का मान प्राप्त होता है तो उसको हम कहते हैं उसका ई मैक्स। मान लो ई का कोई मान है, ठीक है, मान लो कोई भी मान जैसे 100 हो गया, ई का मान 100 है और इस 100 पर ही लैम्ब्डा मैक्स देता है, लैम्ब्डा मैक्सिमम का मान प्राप्त होता है उसको, तो उसका ये ई 100 क्या कहलाएगा, ई मैक्सिमम कहलाएगा। तो इसी के सापेक्ष ई का मान ई मैक्सिमम कहलाता है। और ये हर किसी भी काल्पनिक यौगिक के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स या फिक्स रहता है, उसका गुण होता है ये। ठीक है, तो ये लैम्ब्डा मैक्स जिस पर अवशोषण का मान सबसे उच्चतर प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं लैम्ब्डा मैक्स का मान। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अब लैम्ब्डा मैक्स की हम कैलकुलेशन भी करेंगे। जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो हम अलग अलग कार्बनिक यौगिक में लैम्ब्डा मैक्स को कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, तो ये है जनरल इंटरप्रिटेशन किसके बारे में, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा के बारे में। अब देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ लैम्ब्डा मैक्स। अगला टॉपिक क्या है, कॉन्जुगेशन का इफेक्ट किसके ऊपर, लैम्ब्डा मैक्स के ऊपर। तो कॉन्जुगेशन जिसे हम कहते हैं संयुग्मन, संयुग्मन का लैम्ब्डा मैक्स पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा। संयुग्मन क्या होता है, इससे पहले तो ये हमें बताना चाहिए, संयुग्मन का मतलब है जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तथा सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पाए जाते हैं, एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संयुग्मन कहा जाता है, कॉन्जुगेशन कहा जाता है। और कॉन्जुगेशन अगर किसी भी यौगिक के अंदर है तो उस यौगिक का लैम्ब्डा मैक्स उच्च होगा, किसके कंपेयर में, जिसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एथिलीन का और एक एग्जाम्पल दे रही हूँ 1,3-ब्यूटाडाइन। देखो इसके अंदर से डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसके अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब अल्टरनेट है, मतलब इसके अंदर संयुग्मन है, इसके अंदर संयुग्मन नहीं है। तो अगर मैं लैम्ब्डा मैक्स की बात करूं तो इसका लैम्ब्डा मैक्स 170 nm प्राप्त होता है, जबकि इसका लैम्ब्डा मैक्स मुझे कितना प्राप्त होता है, 217 nm। तो आप बताओ किसका मान ज्यादा है, 217 ज्यादा है किससे, 170 से। कारण क्या है इसके पीछे, इसके पीछे कारण यह है कि एथीन जो है, एथीन के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है, जबकि जो 1,3-ब्यूटाडाइन है उसके अंदर कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन के कारण इसके अंदर क्या होगा, लैम्ब्डा मैक्स का मान ज्यादा होगा। अब आप पूछोगे कि कॉन्जुगेशन होगा तो क्या हो गया, इससे मान में वृद्धि कैसे हो गई। तो कॉन्जुगेशन अगर होता है तो इनके जो एनर्जी लेवल होते हैं, दो एनर्जी लेवल होमो और ल्यूमो, उस एनर्जी लेवल के अंदर जो गैप जो है वो एक फिक्स गैप रहता है। ठीक है, अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो एक फिक्स गैप है, इलेक्ट्रॉनों को एक्साइटेशन होने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिएगी और जितनी ऊर्जा ज़्यादा होगी लैम्ब्डा का मान क्या होगा, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लैम्ब्डा का मान कम हो जाएगा। जैसे जैसे कॉन्जुगेशन होता जाएगा, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन होता जाएगा ये जो एनर्जी गैप है ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है एनर्जी गैप कम हो रहा है, एनर्जी गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉनों को एक्साइटेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। और जैसे ही एनर्जी कम हो जाएगी क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा का मान ऊपर बढ़ जाएगा, मतलब लैम्ब्डा मैक्सिमम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से लैम्ब्डा मैक्सिमम प्राप्त होता है। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल लेकर।
एक एग्जांपल ले रहे हैं एथीन का, एक ले रहे हैं 1,3-ब्यूटाडाइन का। आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये कारण क्या है, क्यों होता है ऐसा। तो देखो एक एग्जांपल एथीन और एक एग्जांपल 1,3-ब्यूटाडाइन। क्वेश्चन किया जाता है कि 1,3-ब्यूटाडाइन का लैम्ब्डा मैक्स का मान 217 जबकि एथीन का 170 nm, क्यों, ऐसा क्यों है? तो हम इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो एथीन की बात करूं, ये एथीन है, 2 एनर्जी लेवल है इसके अंदर, ठीक है, एक है होमो, एक है ल्यूमो। होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, और इसका मतलब है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसको हम पाई पाई स्टार भी कह सकते हैं। जो पाई बॉन्डिंग है वो होमो और जो पाई एंटी बॉन्डिंग है उसको हम कहेंगे लीमो कहते हैं। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है पाई के, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, इसको एक्साइटेशन करना है, यूवी लाइट को ऑब्जर्व करेगा, एक्साइटेशन होके यहाँ पे आता है, ठीक है। एक्साइटेशन होके कहाँ पे जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर, ये जो है इसका ल्यूमो के अंदर ये आ जाता है। अब इसको यहाँ पे एक्साइटेशन करने के लिए एनर्जी गैप देखो कितना ज्यादा एनर्जी गैप है, तो एनर्जी गैप इसका ज्यादा है, इसलिए इसके लैम्ब्डा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लैम्ब्डा मैक्स के मान में कमी आ जाएगी। क्लियर। अब तुलना करती हूँ मैं 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ में। ये है आपका 1,3-ब्यूटाडाइन, 4 एनर्जी लेवल है इसके अंदर, क्या है 1,3-ब्यूटाडाइन। क्लियर। 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर 4 एनर्जी लेवल है, जिसके अंदर देखो संक्रमण किसके बीच में होता है, होमो टू ल्यूमो होता है। तो ये है इसका होमो और ये है इसका ल्यूमो, जिसे हम कहते हैं पाई 1, पाई 2, पाई 3 और पाई 4। ये आपके कौन से एनर्जी लेवल है, ये आपके एंटीबॉडी और ये 2 आपके जो है वो बॉन्डिंग है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है उनको यहाँ पे संक्रमण करना है, ठीक है। अब क्योंकि कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन होने की वजह से इसके अंदर जो एनर्जी गैप होगा, अब ये क्या होगा, इसकी तुलना में जो एनर्जी गैप होगा वो क्या हो गया, कम हो गया। तो एनर्जी गैप कम हो गया तो इसके लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्योंकि एनर्जी गैप कम है, इलेक्ट्रॉनों को होमो टू ल्यूमो के अंदर एक्साइटेशन करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जैसे ही एनर्जी की कम आवश्यकता होगी लैम्ब्डा मैक्स का मान जो है वो बढ़ जाएगा। तो संयुग्मन के कारण ही 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर क्या होता है, लैम्ब्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी गैप कम हो जाएगा। एनर्जी गैप कम होगा तो एक्साइटेशन के लिए इलेक्ट्रॉनों को कम एनर्जी चाहिए, और कम एनर्जी चाहिए तो जब एनर्जी का मान कम हो जाएगा तो लैम्ब्डा का मान ऑटोमेटिकली उसके ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये है संयुग्मन का प्रभाव। अब जैसे जैसे संयुग्मन बढ़ता जाता है वैसे वैसे लैम्ब्डा का मान बढ़ता जाता है। जैसे देखो और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन किसके अंदर पाया जाता है, एक पिगमेंट है, ये पाया जाता है कैरेट या गाजर के अंदर। इसकी बात करें तो बीटा कैरोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जिसके अंदर 11 कॉन्जुगेशन होते हैं। कितने, 11 कॉन्जुगेशन होते हैं। अब कितने, इसमें तो एक ही था कॉन्जुगेशन, ठीक है, इसमें था ही नहीं, इसमें 11 कॉन्जुगेशन है, तो लैम्ब्डा मैक्स का मान क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। कितना है लैम्ब्डा मैक्स का मान, 497 nm लैम्ब्डा मैक्स का मान होता है, करीब करीब 497। इसी तरह से अगर मैं बात करूं लाइकोपीन, लाइकोपीन क्या है, लाइकोपीन पिगमेंट है जो टोमेटो के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर भी 11 कॉन्जुगेशन लगभग होते हैं, तो इसके लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान कितना है, 505 nm। तो देखो लैम्ब्डा मैक्स का मान कितना ज्यादा है, क्लियर दिख रहा है आपको। यहाँ तो था कितना, 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए था 217 nm, उसके बाद अब बीटा कैरोटीन 11 कॉन्जुगेशन कितना, 497 nm। लाइकोपीन 11 to 12 उसके अंदर कॉन्जुगेशन है, तो कितना है 505 nm। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी गैप कम होता जाता है। इलेक्ट्रॉनों को होमो टू लीमो के अंदर एक्साइटेशन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस प्रकार से लैम्ब्डा का मान भी बढ़ता जाएगा। तो ये है आपका कॉन्जुगेशन का लैम्ब्डा मैक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। बिल्कुल एग्जाम्पल यही आते हैं आपके एथीन के और 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल आता है और उसको हमें एक्सप्लेन करना होता है। क्लियर, समझ में आ गया आपको। जो टॉपिक है वो है इसके अंदर ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर के बारे में। क्या है क्रोमोफोर, किसे कहते हैं या क्या होते हैं, तथा ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, ठीक है। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, देखो नाम से स्पष्ट है, क्रोमा
क्रोमा का मतलब क्या होता है? क्रोमा का मतलब होता है रंग से, कलर से, ठीक है। तो ये रंग से रिलेटेड होंगे। तो क्रोमोफोर सबसे पहले देखते हैं क्रोमोफोर क्या होते हैं। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप या समूह जुड़े हुए रहते हैं जिसके अंदर असंतृप्तता होती है। मतलब क्या होगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिसके अंदर होता है, तथा वह स्वयं जो है वो सहसंयोजक बंध या सिग्मा बंध से जुड़े हुए रहते हैं। इसका मतलब ये जुड़े हुए तो सिग्मा बंधों से अंदर, सिग्मा बंधों से होंगे, लेकिन उसके अंदर खुद के अंदर क्या होगी? असंतृप्तता होगी। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर पाए जाते होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं या कुछ फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, क्रियात्मक समूह, उन्हें क्रोमोफोर कहा जाता है। अब ये करते क्या है? क्रोमोफोर की वजह से जो कार्बनिक यौगिक हैं उसके लैम्ब्डा मैक्स के मान में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब वो जो रंग देने का काम करते हैं, कोई भी यौगिक जो होगा उसका लैम्ब्डा मैक्स बढ़ जाता है। इसके अलावा उसके अंदर कलर इंटेंसिटी भी है वो जो बढ़ जाती है। तो क्रोमोफोर फंक्शनल समूह क्या करते हैं? ये किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर रंग प्रदान करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? रंग प्रदान करने का काम क्रोमोफोर करते हैं। क्रोमोफोर जो है वो भी दो प्रकार के हैं। एक वैसे क्रोमोफोर होंगे जिसके अंदर केवल असंतृप्तता पाई जाती है, मतलब उसके अंदर केवल डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो पहला है द्विबंध वाले। कौन से? द्विबंध या डबल बॉन्ड जिसके अंदर केवल पाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह के यौगिक जो होंगे या इस तरह के फंक्शनल समूह जो होंगे उसे हम कहेंगे क्रोमोफोर। कौन से क्रोमोफोर? असंतृप्तता वाले या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले क्रोमोफोर कहेंगे। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है। क्या करेंगे? रंग देने का काम करते हैं। दूसरे जो क्रोमोफोर होंगे जिसके अंतर्गत पाई बॉन्ड के साथ साथ n इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। जैसे कि कार्बोनिल समूह, जैसे कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन समूह, जैसे कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब इनके एग्जांपल देखो, ऑल लीडर जैसे नाइट्रो ग्रुप क्या है? डबल बॉन्ड है इसके पास, मतलब पाई बॉन्ड भी है, और उसके साथ में क्या है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है। इनके पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड भी है। सब में आप देख रहे हो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है और पाई बॉन्ड भी है। तो इस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होंगे जिसके अंदर असंतृप्तता भी होगी, उसके साथ साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं दूसरे टाइप के। जो दूसरे टाइप के हैं इसके अंदर संक्रमण कौन सा होगा? तो आपको याद रखना है, हमने 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पढ़े थे। तो इसके अंदर देखो पाई और एन है, तो इसका मतलब इसके अंदर पाई टू एन संक्रमण पाया जाता है। कौन सा? पाई टू एन संक्रमण इसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा? एक तो इसके अंदर पाई टू एन, और इसके अंदर देखो दूसरा वाला जो था जिसके अंदर केवल असंतृप्तता थी, तो वहां कौन सा जाएगा? पाई टू पाई स्टार संक्रमण ही पाया जाता है, केवल पाई टू पाई स्टार, और इसके अंदर एन टू पाई स्टार, ठीक है। ये दो प्रकार के संक्रमण इसके अंदर पाए जाएंगे। तो ये है आपके क्रोमोफोर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक ये है बेंजीन, क्लियर, और एक मैंने इसके ऊपर जोड़ दिया कोई क्रोमोफोर, CH डबल बॉन्ड CH, स्टाइलिन बना दी, ठीक है। अभी स्टाइलिन बना दी और ये बेंजीन है, तो किसका कलर ज्यादा होगा? स्टाइलिन का कलर ज्यादा तेज होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या लगा हुआ है? क्रोमोफोर इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्रोमोफोर क्या करेंगे? रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं क्रोमोफोर। दूसरा आता है ऑक्सोक्रोम। क्या होंगे? तो ऑक्सोक्रोम जो है वो ऐसे फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे क्रियात्मक समूह होंगे। ऑक्सोक्रोम जो है वो ऐसे क्रियात्मक समूह होंगे जो खुद तो रंग नहीं देते हैं, मतलब जो खुद कलर के अंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति से होगा क्या? उनकी उपस्थिति से उस यौगिक का रंग बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्या होगा? ऐसा इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सोक्रोम ऐसे फंक्शनल समूह या ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो जिनकी उपस्थिति से क्रोमोफोर के अंदर जो ऑलरेडी उपस्थित है उस क्रोमोफोर के अंदर रंग प्रदान करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि खुद तो रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व नहीं होते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से रंग की क्षमता जो होती है, रंग की जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएंगे? ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ये बेंजीन है, ठीक है। अब इस बेंजीन के अंदर मैं कोई ऑक्सोक्रोम लगा दूं, ये मैंने लगा दिया मैथिल ग्रुप, ठीक है। दूसरा है बेंजीन की रिंग, उसके अंदर मैं लगा दिया एमीन ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से बेंजीन की रिंग, उसके ऊपर लगा दिया मैंने हेलो ग्रुप।
तो इस प्रकार के ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, इनकी कलर देने की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो बेंजीन रिंग के अंदर आपको ये डबल बॉन्ड दिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर असंतृप्तता है। तो ये असंतृप्तता भी एक प्रकार का क्या है, ये एक तरह की क्या है, क्रोमोफोर है, डबल बॉन्ड वाले क्रोमोफोर। ठीक है, तो इस वजह से तो कलर होता है। जैसे इसके अंदर मैथिल समूह जोड़ते हैं, सारे ऑक्सोक्रोम याद रखना एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह ही होते हैं। तो जैसे ही मैथिल ग्रुप जोड़ते हैं, मैथिल ग्रुप की वजह से इसकी बेंजीन की रंग देने की क्षमता और बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी क्या बन गया, ये टोलुइन बन गया। तो टोलुइन का रंग जो है वो बेंजीन की तुलना में क्या होगा, ज्यादा तेज होगा। इसी तरह से बात करते हैं एनिलीन की। एनिलीन आपने देखा कैसा कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ब्राउन कलर होता है। और बेंजीन कैसे कलर की होती है, बिल्कुल पारदर्शी या कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट होती है, कोई कलर नहीं होता, कलर ला सकती है। तो अभी कलर कहाँ से आया, यहाँ से आया। ये क्या इसके ऊपर लगा हुआ है, एमीन ग्रुप लगा हुआ है। और एमीन ग्रुप क्या है, एमीन ग्रुप इसका ऑक्सोक्रोम है। ठीक है, इस ऑक्सोक्रोम की वजह से बेंजीन की रिंग पे ऊपर जैसे ही ऑक्सोक्रोम जुड़ा, इसकी रंग देने की क्षमता बढ़ गई, मतलब कलर बढ़ गया। कलर को ये इम्पार्ट करता है, इनहेंस करता है। इसी तरह से हेलोजन, हेलोजन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये भी क्या करेगा, इसकी वजह से ये जो हेलो बेंजीन बना है, आपका हेलो बेंजीन जो है वो रंगीन होगा या कलर होगा इसके अंदर। तो कारण क्या, इसके अंदर क्या जुड़ा है, ऑक्सोक्रोम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस याद रखना। क्लोरोफॉर्म, ऑक्सोक्रोम क्या है। क्लोरोफॉर्म जो है वो ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसके अंदर असंतृप्तता पाई जाती है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और इनकी वजह से कार्बनिक यौगिक के अंदर क्या होता है, रंग प्रदान होता है या कार्बनिक यौगिक रंग प्रदान करते हैं। क्लियर। जबकि ऑक्सोक्रोम क्या है, ऑक्सोक्रोम ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो खुद तो कलर नहीं देते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति से क्रोमोफोर में रंग प्रदान करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये करते क्या है, ये ऑक्सोक्रोम जो है वो पहले से उपस्थित क्रोमोफोर के साथ में मिल जाते हैं और मिल के एक नया क्रोमोफोर बना देते हैं। उस क्रोमोफोर की रंग प्रदान करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्लियर। इसलिए ऑक्सोक्रोम को हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सोक्रोम को हम कलर इम्पार्टिंग समूह, कलर इम्पार्टिंग, कलर इम्पार्टिंग या कलर इनहेंसिंग, इनहेंस का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, वृद्धि करना। तो इन्हें कलर इम्पार्टिंग या कलर इनहेंसिंग समूह भी कहा जाता है, मतलब रंगवर्धक समूह भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनकी वजह से रंग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। तो ये आपके कहलाते हैं ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो हम लेते हैं टॉपिक वो है अलग अलग प्रकार की शिफ्ट। यूवी विजिबल के अंदर 4 प्रकार की शिफ्ट आपको पढ़नी है। शिफ्ट किसके सापेक्ष होगी, शिफ्ट होगी आपके लैम्बडा मैक्स के सापेक्ष तथा ई मैक्स के सापेक्ष। ऐसे याद रखेंगे। ये आपने ले लिया एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, इधर क्या है आपका लैम्बडा मैक्स का मान और इधर है आपका ई मैक्स। मैंने कहा था जिस पर लैम्बडा मैक्स का मान ज्यादा होता है, लैम्बडा मैक्स के मान के सापेक्ष ही ई का मान ई मैक्स कहलाता है। ठीक है, और ये सबके लिए फिक्स होता है। इधर मैंने इसका मान लिख लिया। अब हमें यहाँ पे 4 प्रकार की शिफ्ट देखनी है, 4 प्रकार की शिफ्ट। एक जो लैम्बडा मैक्स के मान में वृद्धि करती है उसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट। दूसरी है इधर ब्लू शिफ्ट। इधर है आपके हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और इधर है आपके ऊपर की तरफ हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, जो रेड शिफ्ट है उसे हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, उसे हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ये है आपके हाइपो। ठीक है, यहाँ पे हाइपो, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। और ब्लू को कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, ये इसके नाम याद रखना। तो 4 प्रकार की शिफ्ट है किसके सापेक्ष, लैम्बडा मैक्स और ई मैक्स के सापेक्ष। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके लिए रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, देखो रेड शिफ्ट में क्या हो रहा है, लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ रहा है। तो आपको ये ऐसे याद रखना है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत अगर लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ता है, किस कारण से, देखो कारण हो सकता है अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर लैम्बडा मैक्स का मान संयुग्मन की वजह से, कॉन्जुगेशन के द्वारा लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ता है, ऑक्सोक्रोम या क्रोमोफोर की वजह से, या फिर विलायक जो है उसकी पोलैरिटी या ध्रुवणता में परिवर्तन के कारण, किसी भी कारण से लैम्बडा मैक्स के मान में वृद्धि होती है, तो उसे हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो लैम्बडा मैक्स के मान में क्या होना, वृद्धि होना। देखो लैम्बडा मैक्स का जो ये मान है क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, लैम्बडा मैक्स का मान इस तरफ
बढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट उसको कहते हैं। इसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं। रेड शिफ्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रेड कलर होता है, लाल रंग का जो रीजन होता है, उसकी लैम्बडा, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे हाईएस्ट होती है। तो लैम्बडा या तरंग दैर्ध्य किसकी सबसे हाईएस्ट होती है? लाल रंग की, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रेड शिफ्ट कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया ये बेंजीन है, ठीक है, और इधर मैंने एग्जाम्पल ले लिया टोलुइन। क्या जोड़ दिया? एक मैंने यहाँ पे एक ऑक्सोक्रोम जोड़ दिया। ठीक है, जो बेंजीन थी उसके लिए लैम्बडा मैक्स का मान जो है वो है 253। ठीक है, इतना ही मान लो, 200 इसके आसपास 252 या 253 mm है। जबकि जैसे ही ऑक्सोक्रोम जुड़ा इसके लिए लैम्बडा मैक्स का मान कितना प्राप्त हो गया? 261 mm। तो क्या मान बढ़ गया? लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ गया, और लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ना क्या कहलाएगा? बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, कारण कुछ भी हो सकता है। तो ये आपकी रेड शिफ्ट। दूसरी कौन सी आती है? दूसरी आती है ब्लू शिफ्ट। दूसरी आती है ब्लू शिफ्ट, जिसे हम कहते हैं क्या? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत यूवी लाइट के एब्जॉर्प्शन के दौरान अगर किसी भी कारण से, क्या कारण हो सकता है? कॉन्जुगेशन के हटने से, या विलायक में परिवर्तन होने से, या ऑक्सोक्रोम या क्रोमोफोर के हटने से, किसी भी कारण से अगर उस कार्बनिक यौगिक के लैम्बडा मैक्स के मान में क्या आती है? कमी आती है। देखो ये तो बढ़ रहा है और इधर की तरफ मान क्या हो रहा है? घट रहा है। लैम्बडा मैक्स का मान घट रहा है, तो लैम्बडा मैक्स के मान में जो कमी आती है, लैम्बडा मैक्स का मान जो घटता है, उसे हम क्या कहते हैं? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ब्लू शिफ्ट क्यों कहते हैं? ब्लू शिफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ब्लू रीजन होता है, ब्लू कलर होता है, उसके लिए लैम्बडा मैक्स का मान, उसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान सबसे कम होता है ब्लू के लिए, तो इसे हम कहा जाता है ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल है आपका एनिलीन का। एनिलीन के लिए जब लैम्बडा मैक्स का मान निकाला तो आया 230 mm। क्लियर? अब क्या किया? इस एनिलीन का प्रोटोनीकरण कर दिया, मतलब विलयन के अंदर अम्लीय माध्यम डाल दिया, इसका प्रोटोनीकरण हो गया, तो विलायक में क्या हो गया? परिवर्तन, और ये बन गया आपका एक धनायन बन गया। अब इसके अगर मान ज्ञात करें लैम्बडा मैक्स की, तो मान आ गया 203 mm, 203। तो मान में क्या हुई? वृद्धि या कमी? कमी होगी मान में। तो ये लैम्बडा मैक्स के मान में जो कमी हुई विलायक के परिवर्तन के कारण, इस कमी को हम क्या कहते हैं? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। कौन सा? बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक, रेड और ब्लू शिफ्ट। क्लियर? तीसरा जो एग्जांपल है आपका, तीसरा वो आता है हाइपरक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक। ये किसके सापेक्ष से देख लो, ये आपके ई मैक्स के सापेक्ष आपको देखना है। ई मैक्स के मान में वृद्धि, ई मैक्स के मान में कमी। तो किसी भी कारण से कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत कोई भी कारण है, शायद ध्रुवता के अंदर परिवर्तन है या कोई ग्रुप जुड़े हुए हैं, किसी भी कारण से उस यौगिक के अंदर ई मैक्स के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। ई मैक्स के मान में अगर वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं कौन सी शिफ्ट? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ई मैक्स के मान में वृद्धि होगी। जैसे मान लो एक बेंजीन ये दे रखी है और इधर बेंजीन पे मैंने जोड़ दिया कोई ग्रुप CH+CH2 स्टाइलिन बना दी, तो इसके लिए अगर मैं ई मैक्स का मान देखूं तो लगभग 7000 के आसपास अराउंड इतना मान इसके लिए प्राप्त होता है। ठीक है, जब मैंने इसके लिए मान देखा स्टाइलिन के लिए तो लगभग 14,000 के अराउंड प्राप्त होता है, जस्ट डबल मान प्राप्त हुआ। तो मान में क्या हुई? लैम्बडा मैक्स में ई मैक्स। ठीक है, तो ई मैक्स के मान में क्या हुई? बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, तो ये वृद्धि क्या कहलाएगी? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहलाती है। क्लियर? इसी तरह से सेम आपको याद रखना है, जस्ट उल्टा, अगर किसी कारण से विलायक में परिवर्तन के कारण या किसी ग्रुप में परिवर्तन के कारण किसी भी कार्बनिक यौगिक के ई मैक्स के मान में कमी होती है तो उसे हम कहते हैं कौन सी शिफ्ट? हाइपो। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, तो उसे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब हाइपोक्रोमिक शिफ्ट मतलब ई मैक्स के मान में क्या होगी? कमी होगी। जैसे कि उदाहरण देखा इसका, तो उदाहरण में देखो आप बाइफेनिल, इस तरह से मैं बनाती हूँ, ये आपका बाइफेनिल है। ठीक है, इसके लिए ई मैक्स का मान लगभग 19,000 है। अब मैंने क्या किया? एक यहाँ पे कोई क्रोमोफोर जोड़ दिया यहाँ पे, इसका नाम क्या है? ये नाम है मैथिल बाइफेनिल। ये तो आपका है बाइफेनिल और इसका नाम है मैथिल बाइफेनिल। अब मैथिल बाइफेनिल में जैसे मैथिल समूह जुड़ा, इसकी जो संरचना थी वो प्लेनर थी, और जैसे ही मैथिल ग्रुप आया इसकी प्लेनर संरचना के अंदर
डिस्टॉर्शन आ गया, विकृति आ गई, और जैसे ही विकृति आती है इसके अंदर, विकृति के कारण ई मैक्स के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ई मैक्स का मान 19,000 से कम पहुंच गया, ई मैक्स का मान 19,000 से 10,000 nm के आसपास पहुंच गया। तो मान में कमी होगी, किसके मान में, ई मैक्स के मान में। तो ई मैक्स के मान में कमी क्या कहलाएगी, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहलाएगी। तो ओवरऑल आप देख लो, लैम्ब्डा मैक्स के मान में वृद्धि बैथोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट, लैम्ब्डा मैक्स के मान में कमी ब्लू शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ई मैक्स के मान में वृद्धि हाइपरक्रोमिक शिफ्ट तथा ई मैक्स के मान में कमी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहलाती है। क्लियर। तो ये 4 प्रकार के शिफ्ट है, किसके सापेक्ष, उच्च तरंगदैर्ध्य या लैम्ब्डा मैक्स तथा ई मैक्स के मान के सापेक्ष दी जाती है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की शिफ्ट, इसको याद कर रखना बिल्कुल भी, और इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।